हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दृष्टि। आज हम लोग जल के बारे में पढ़ चुके थे, जल और जंगल के बारे में, क्लास 7 का अध्याय नंबर 1। इसका आंसर क्वेश्चन करेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 डाल दिए गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। और चलिए आज हम इसका आंसर क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। तो देखिए, इसका आंसर हम यहीं पे लिख चुके हैं। वर्षा जल का चरम स्रोत है। वर्षा जो है वो जल का चरम स्रोत है, यानी कि मुख्य स्रोत है। सही बात है, तो सत्य हो जाएगा। नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र साधन है। जो नदी का जल है वो खेतों की सिंचाई के लिए एकमात्र एक ही साधन नदी ही है, तो ऐसा नहीं है, बहुत तरह के साधन है हमारे पास, तो असत्य हो जाएगा। फिर तीसरा है, जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी करते हैं। कह रहा है जो जल की समस्या है इसका सामना कौन, खाली ग्रामीण क्षेत्र के निवासी करते हैं, तो ऐसा नहीं है, सभी जगह शहरों में भी उनको समस्या का सामना करना पड़ता है, तो असत्य हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कह रहा भौम जल प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है। करने के लिए कुआं और हैंडपंपों का उपयोग होता है ना। पहला में कुआं, दूसरा में हैंडपंप। जल की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस है ना। ठोस, द्रव, गैस भरा जाएगा। भूमि जल की धारण करने वाली परत खाली स्थान कहलाती है, तो जल भर कहलाती है या फिर जल स्तर कहलाती है, दोनों हो सकता है। वन शुद्ध करते हैं वायु और जल को। वन क्या शुद्ध करते हैं, वायु यानी हवा को, और जल को शुद्ध करते हैं। वन में छायावान पत्तियां और जंतु खाली स्थान की समृद्धि करते हैं, तो मिट्टी की समृद्धि करते हैं उसके ह्यूमस के रूप में सड़ गल कर। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया से खाली स्थान बनता है, तो क्या बनता है, ह्यूमस बनता है। चलिए तो अगला इसका आंसर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में समझाइए कि भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। चलिए तो इसका आंसर हमने लिख रखा है, क्योंकि आपको हम बता देते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा भौम जल। इसका उत्तर हो जाएगा भौम जल या भूमिगत जल का स्रोत वर्षा, नदी, तालाब, झील एवं समुद्रों का जल होता है। ये जल भूमि के अंदर संचित जल भूमिगत जल या भौम जल कहलाता है। वर्षा का पानी पृथ्वी पर आता है और जल की पृथ्वी पर बने गड्ढों, तालाबों, नदियों में जमा हो जाता है और धीरे धीरे रिसकर पृथ्वी के नीचे गड्ढों में जमा होता है। भूमिगत जल नलकूपों अथवा हैंडपंपों और बोरिंग द्वारा निकालकर सजीव द्वारा उनका, यानी सजीव का मतलब जीवों द्वारा उनका उपयोग किया जाता है। उपयोग किए गए जल पुनः पृथ्वी पर आता है तथा नदियों, तालाबों और झीलों में जमा हो जाता है। फिर ये जल रिसकर भूमिगत जल का निर्माण करता है और इस प्रकार भौम जल की पुनः पूर्ति होती है। चलिए तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको लिखने में आसानी हो। और फिर इसका देखिए अगला क्वेश्चन है, भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाइए। यानी कि भूमि का जल जो स्तर उसका नीचे गिरता जा रहा है, उसका कारण क्या है। इसका उत्तर है आपका, इसका उत्तर हो जाएगा भौम जल स्तर नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारक निम्नलिखित हैं। पहला हो जाएगा वनों की कटाई होना, और वनों की कटाई होने से वर्षा कम होती है और भौम जल की पुनः पूर्ति नहीं हो पाती है। जब जंगल नहीं रहेगा तो वर्षा नहीं होगा, वर्षा नहीं होगा क्या होगा, भौम जल की पुनः पूर्ति नहीं होगी, ये भी एक कारण है। दूसरा हो जाएगा औद्योगिकीकरण के कारण कल कारखाने में भूमि जल का उपयोग होता है ना। औद्योगिकीकरण, उद्योग धंधों में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा जल की उपयोग होता है। साथ ही साथ नए ढंग से सड़कें निर्माण के अधिक होने से जल की रिसाव पृथ्वी के अंदर रुक जाता है। जब नए ढंग से सड़क बन रहा है, पक्कीकरण हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, भूमि के अंदर तो जल जा नहीं पाता है, इससे भी क्या होता है, जल अंदर नहीं जाता है और भौम जल की पुनः पूर्ति नहीं हो पाती है। तीसरा कारण सिंचाई के लिए भौम जल का अत्यधिक उपयोग, यानी कि सिंचाई के लिए क्या करते हैं, भूमि के अंदर का ही जल सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। चौथा, तालाबों को खेत में बदलना, जिससे कारण पानी का जमाव नहीं होता, यानी जो तालाब था पहले उसको हम क्या कर ले, अपने उपयोग में ले आए, खेत बना लें या फिर घर बना लें, जिसके कारण क्या होता है, अब पानी नहीं रिस रहा है, यानी कि भूमि के अंदर नहीं जा रहा है, तो इससे भी भौम जल में कमी आएगी। पाँचवा है जनसंख्या वृद्धि एवं औद्योगिकीकरण के कारण जल का उपयोग बढ़ा है। सेप्टिक शौचालय के कारण भी जल की आवश्यकता बढ़ी, यानी कि अब घर घर शौचालय, तो क्या होता है, अब जहाँ हम लोग 1 लोटा से काम चला लेते थे खेतों में जा करके, है ना। जाहिर सी बात है कि पहले ऐसा ही होता था।
अब उसके जगह पे हमें घर में टैंक, शौचालय टैंक में पानी डालना होता है, 2 से 3 बाल्टी को इस बर्बाद होता है पानी एक व्यक्ति पर। तो सोचिए कितना ज़्यादा पानी का बर्बादी हो रहा है। फिर इसका छठा कारण हो जाएगा, पृथ्वी के आंतरिक संरचना में परिवर्तन भी भौमजल स्तर को प्रभावित करने के उत्तरदायी कारक है। यानी कि पृथ्वी का कहाँ का संरचना किस प्रकार का भूमि के अंदर है, उसके अनुसार क्या होता है, वहाँ पे जल की कमी होती है, ये भी एक उत्तरदायी कारण है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा आपका, कम से कम जल का उपयोग करते हुए बगीचे लगाने तथा रख रखाव के लिए क्या कदम उठाएंगे। चलिए तो कम से कम जल का उपयोग करते हुए निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। आंसर लिखा हुआ है, किसी बगीचे के रख रखाव हेतु बड़ी मात्रा में जल आवश्यकता होती है, इसके लिए प्रायः भौम जल का उपयोग किया जाता है। पाइपों के माध्यम से पेड़ों के जड़ों, है ना, पाइपों के माध्यम से पेड़ों के जड़ों में पानी दिया जा सकता है, जिसे ड्रिप सिंचाई कहते हैं, जिससे पानी बर्बाद ना हो। मेड़ बनाकर पानी को रोका जा सकता है। वर्षा का जल भी मेड़ में एकत्रित हो जाता है। यानी मेड़ करने मतलब पानी को मिट्टी का मेड़ बना करके, मिट्टी का आरी दे करके उसे रोक सकते हैं। पेड़ के चारों ओर मिट्टी का बांध बनाने से भी जल एकत्रित होता है। यानी कि मिट्टी उसके चारों ओर जड़ के नीचे घेर दीजिए और पानी भर दीजिए, इससे क्या होगा, जल कहीं और नहीं जाएगा बल्कि जड़ के पास ही रहेगा। पानी जड़ को प्राप्त होता है तथा जल का रिसाव पृथ्वी के अंदर होता रहता है। पानी इधर उधर बहकर बर्बाद नहीं होता। इससे क्या होगा, तो पौधे को भी पानी मिल जाएगा और धीरे धीरे से भूमि के अंदर भी चल जाएगा, जिससे भौम जल स्तर में भी सुधार होगा। चलिए अगला है, ऐसे 7 उत्पादों का नाम बताएं जो हम वनों से प्राप्त करते हैं। तो चलिए इसका भी आंसर लिख सके हैं। वनों से प्राप्त होने वाले उत्पाद निम्नलिखित हैं। पहला है इमारती लकड़ियाँ, औषधियाँ, जड़ी बूटी, कागज बनाने के वृक्ष और बांस, गोंद, लाह, शहद, चंदन, मसाले, रेशम के कीड़े, पत्तल बनाने के लिए पत्ते, है ना, पेड़ पौधे के पत्ते से पत्तल बनाया जाता है, फल फूल, ऑक्सीजन इत्यादि। हम 12 को लिख चुके हैं, आप 7 इसमें से कोई भी छाड़ करके लिख सकते हैं, 12 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको आसान लगे लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हो जाएगा, वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है, क्यों, समझाइए। यानी कि वन का जो सामग्री है, वन में जो भी चीज़ है, पेड़ पौधे जीव जंतु, वो कुछ व्यर्थ नहीं है, कैसे समझाना है। चलिए तो इसका भी उत्तर है, वनों के घास अनगिनत जीवों को भोज्य पदार्थ है ना, छोटे छोटे जीव जंतु के घास क्या है, भोज्य पदार्थ है। वन अनगिनत जीवों को बसेरा है, यानी कि वहाँ पे रहते हैं, छोटे बहुत सारे जीव जो है वहाँ पे रहते हैं। सूखी पत्तियाँ, कंद मूल, मृत जंतुओं के पोषक तत्व, है ना, यहाँ पर काटा हुआ है, ह्यूमस बनाने में सहायक करते हैं। कंद मूल जो मृत होते हैं उसको क्या करते हैं, जंतु क्या करते हैं, पोषक तत्व बदल देते हैं और ह्यूमस बनाने में सहायक करते हैं, जिससे मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ बनती है। ये पौधे के पोषण में सहायक होती है। वनों के पौधे CO2 गैस ग्रहण करते हैं और O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, जो जंतुओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। लकड़ियाँ, गोंद, शहद, पत्तियाँ, जड़ इत्यादि सभी हम जीवों के लिए बहुत उपयोगी है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वनों की हर एक चीज़ें उपयोगी है ना। इस प्रकार से क्या है, वन का जो भी चीज़ है सब उपयोगी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब घटक किसे कहते हैं। ये वन जीवों की वृद्धि में किस प्रकार सहायक है। चलिए इसका भी आंसर है, प्रकृति में मौजूद ऐसे सूक्ष्म जीव जिन्हें माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, वे पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं, अपघटक कहलाते हैं। जीवाणु, कवक तथा फफूंदी ये अपघटक वनों में से मृत पादपों और जंतुओं को पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यानी कि जो भी जंतु या पादप मर जाते हैं, मृत हो जाते हैं, उनका अपघटन करके छोटे छोटे सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, उनके पोषक तत्व को मिट्टी में मिला देते हैं, इससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती है ना, करते रहते हैं। इसके बाद पोषक तत्व पुनः सजीव पादपों के मूलों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। वनों में वृद्धि भी व्यर्थ नहीं होता है, क्योंकि मृत जंतु गिद्धों, कौओं, गिद्धड़ों और कीटों द्वारा, सॉरी यहाँ पे बात क्या बोले, मतलब कि यहाँ पे जो ये होता है, मृत चीज भी व्यर्थ नहीं होता है। मृत जंतु गिद्धों, कौओं, गिद्धड़ों को भी कीटों का भोजन बन जाते हैं और इस प्रकार वनों में पोषक तत्वों की चक्र चलता रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने में वन के योगदान को समझाइए। तो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं, है ना, और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। ये ऑक्सीजन गैस वातावरण में चला जाता है और फिर जीव जंतु श्वसन क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं।
ठीक है। और फिर इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा, ग्रहण करते हैं और यहाँ बीच में काटा और ग्रहण करते हैं और कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, जो क्रिया लगातार चलती रहती है और वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड संतुलित रहते हैं। देखिए इस तरह से चलते रहता है, पादप ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन से जंतु लेता है और जंतु फिर क्या छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है, पादप लेता है। इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलता रहता है। चलिए इस प्रकार से ये आपका क्लास 7 का विज्ञान का अध्याय जल और जंगल समाप्त होता है। चलिए तो हमें आशा है कि आपको समझ आया होगा। अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत हुआ हो तो आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, जिससे कि हम इसमें सुधार कर सकें। आप एक बार से फिर से आंसर क्वेश्चन देख लीजिए ताकि आपको लिखने में आसानी होगा, कहीं छूट जाता है तो। चलिए आप वीडियो को थोड़ा थोड़ा रोक कर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं और आपसे आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे, और अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ज़रूरतों को पूरा हो जाए। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपके हम नए अगले वीडियो में, जंतुओं में पोषण।